हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो पढ़ रहे थे, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में आज के क्लास की शुरुआत हम लोग एक क्वेश्चन के साथ करते हैं। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन, फिर हम उसका लैंग्वेज आपको लिखवा देंगे, फिर हम लोग देखेंगे उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है, हमारे पास एक चार्ज रिंग दिया हुआ है। ठीक है, एक चार्ज रिंग है। ठीक, हमने पढ़ा था जस्ट इससे पिछला वाला क्लास जो था हम लोगों का, उसमें हम लोग चार्ज रिंग के बारे में ही पढ़ रहे थे। ठीक है, हमारे पास एक चार्ज रिंग नहीं पढ़ रहे थे, चार्ज डिस्क पढ़ रहे थे, सॉरी। तो उस चार्ज डिस्क का रेडियस हमें आर दिया हुआ है और इसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि इस रिंग से h हाइट ऊपर एक चार्ज q या q नॉट जो भी आप मानना चाहते हैं, चार्ज q और मास m है ना, इसको यहाँ रिलीज कर दिया जाता है। यहाँ इसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ इसको रिलीज कर दिया जाता है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ h, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ h सच दैट द चार्ज q जस्ट रीचेज द सेंटर ऑफ द डिस्क, है ना। तो लिखिए इस क्वेश्चन को कि सपोज we have a charge disk of radius capital R, having charge density sigma coulomb per meter square, ठीक है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप। सपोज a charge q, small q, mass m is released h at h height above the disk, then find the value of, या find the minimum value of h, find the minimum value of h such that the charge reaches the center of the disk, ताकि चार्ज h जो है, सॉरी, चार्ज q reaches the center of disk, ताकि चार्ज q जो है उसके सेंटर तक रीच करे। पहले आप खुद ट्राई करें एक बार, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है। स्क्रीन पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। तो देखो, सबसे पहले कहीं ना कहीं हम लोग, क्योंकि एनर्जी से रिलेटेड है, एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि हमने ये रेफरेंस लेवल माना, ये चार्ज जो डिस्क है ना वो ऐसे रखा हुआ है, बोर्ड पे हम लोगों ने बनाया तो ऐसे दिख रहा है, बाकी ये ऐसे है, इस तरह से रखा हुआ है और इसके ऊपर h हाइट पे एक चार्ज है। ठीक है ना। अब हम लोग को क्या करना है, आपको पता है कि ये चार्ज जो है, ये डिस्क जो है उसके ऊपर चार्ज है, ये q है ना। q के इस जगह पे रहने पे इनके बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा होगा, क्योंकि ये भी एक चार्ज डिस्क है और ये भी एक चार्ज है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इस जगह का पोटेंशियल एनर्जी, अगर मान लो मैंने इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी 0 कंसीडर कर लिया, तो आप मुझे बताएंगे कि इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बताइए। इसका पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, mgh हो जाएगा। इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh। अगर यहाँ का 0 तो यहाँ का mgh। तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँ तो आप समझ सकते हैं कि जब ये इस जगह पे था, h हाइट पे था, उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी होगा और जब ये नीचे पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा,
वो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, हम लिखेंगे फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, आप फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन आप यहाँ पे लिखें, है ना, कि जो इसका इनिशियल एनर्जी है वही इसका फाइनल एनर्जी भी होगा। अब इनिशियल एनर्जी में क्या क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यही होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वहां पे जाके रिलीज किया गया है, तो जब रिलीज किया गया है तो वहां का काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी भी दो तरह का होगा। कौन कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, एक आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा आपका वो पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो हम निकाला करते थे। और पिछले वाले ही प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था कि इस तरह का डिस्क हो और उससे उसके एक्सिस के अलोंग, क्योंकि ये वाला लाइन उसके एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो उसी के एक्सिस के अलोंग मुझे h डिस्टेंस पे उसका पोटेंशियल बताना है। तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने इससे पिछला वाला जो क्लास था उसमें किया हुआ था। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो हमारा आंसर है mgh होगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी तो 0 है क्योंकि वहाँ पे रिलीज किया गया है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 2 है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने क्या लिखा था, याद होगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग लिखते थे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा है आपको, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ, वहाँ पे हमने लिखा था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन यहाँ h है तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच लिखेंगे। आ रहा है समझ में। तो ये तो हमारा पोटेंशियल हुआ ना। अगर हम इसको चार्ज Q से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। मैं इसको सिर्फ मिटा देता हूँ, आप समझ पा रहे होंगे कि ये पिछले वाले प्रॉब्लम को देखिएगा तो उससे ये क्लियर हो जाएगा। इज इक्वल टू, अब हम लोग को फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसका लिखना है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो जब आप इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ये वाला तो 0 हो गया, लेकिन जब ये यहाँ पहुँचेगा सेंटर पे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो हमें याद है ये कितना हो जाता है, Q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। h का वैल्यू 0 हो चुका है तो यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर का अंडर रूट, यानी यहाँ r आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, Q इंटू सिग्मा आर, Q इंटू सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर यहाँ से मिल जाएगा। मैं आपको बस ये सॉल्व करने का तरीका बता रहा था। इसका फाइनल आंसर निकालने के लिए आपको एक शर्त दिया हुआ था, कंडीशन दिया हुआ था, उस कंडीशन को आप लिख के चेक कर लेंगे। सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू mg टाइप, इस तरह का कुछ हमें दिया हुआ था कंडीशन की, ये कंडीशन आपको इस्तेमाल करना है। अगर ये दोनों एक कंडीशन अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे h का वैल्यू निकाल पाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे आप देखें जहाँ पे सिग्मा अपॉन उस तरफ है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, mg का वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पे mg वैल्यू पुट कर लेंगे तो mg यहाँ से कॉमन हो जाएगा, फिर आप एक तरफ सबको ले जाएंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। आप कमेंट में मुझे इसका आंसर बताइएगा। बाकी ये तरीका है हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब, नेक्स्ट प्रॉब्लम के तरफ चला जाए। इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने जो आ रहा है उसमें हमको देखना है नेक्स्ट के तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है। फिर से हमें एक डिस्क दिया गया है, ठीक है, हमें फिर से एक डिस्क दिया गया है और इस डिस्क के बारे में बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें वैसे ही पता है पहले से। ये रेडियस r है ना, और इसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमें दिया हुआ है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, ये हमें r दिया हुआ है, इसका रेडियस
है ना, r दिया हुआ है इसका रेडियस, ठीक है। और इसके अंदर जो चार्ज है वो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। और हमसे बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट इट्स पेरीफेरी। हम लोगों को इसके पेरीफेरी पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन आप पहले लिखें, फिर हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके पेरीफेरी पे हम लोग को पोटेंशियल निकाल के बताना है, ठीक है। इसके पेरीफेरी पे हम लोग को पोटेंशियल निकाल के बताना है कि इसका पोटेंशियल कितना है, ठीक है। चलिए एक बार खुद से देख लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। आइए देखते हैं भाई साहब। अब हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे जो एलिमेंट हम लोगों ने माना है वो एलिमेंट हम लोगों ने कुछ इस तरह से लिया है। देखो आप, ये वाला, ये इस तरह का एक एलिमेंट ले लिया है मैंने, ठीक, जो कि यहाँ से r डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है। तो आप नीचे लिखें कि कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ थिकनेस dr at r distance from the periphery, at r distance from periphery। पेरीफेरी से हम लोगों ने r डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि क्या ये जो आपने एलिमेंट लिया है वो पूरा एक सर्कल जैसा बन जाएगा कि ये आर्क होगा। आप सोच के देखें, एक रोटी है और उसमें हमने एक बीच में इस तरह से काटा है, तो वो आर्क होता है कि पूरा एक रिंग बन जाएगा? आंसर है आर्क होगा, है ना। ये क्या है हमारा, एक आर्क है। कंसीडर एन एलिमेंट, जो एलिमेंट है हमारा वो क्या है, आर्क है। ये पूरी तरह से एक रिंग थोड़ी बन रहा है, हमने एक डिस्क का एक छोटा सा हिस्सा इस तरह से काटा है, तो हमारा क्या बनेगा, एक आर्क बन जाएगा। कैसा बनेगा, आर्क बनेगा। अब हम यहाँ पे इस आर्क की जो थिकनेस है वो हम लोगों ने कितना कंसीडर कर लिया है, dr कंसीडर कर लिया है। आर्क का थिकनेस हम लोगों ने dr कंसीडर कर लिया है। और हम लोग अगर यहाँ पे dq का वैल्यू निकालें, नाउ dq इज इक्वल टू चार्ज जो होगा इसके अंदर, वो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो हमारा आंसर है कि चार्ज आपका हो जाएगा, जो भी इसका ये वाला एलिमेंट है, जो भी आपका ये वाला एलिमेंट है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये वाला थीटा और ये एलिमेंट जो हमारा हो गया वो डी थीटा हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये थीटा है, तो इधर भी इस तरह का एक थीटा मिलता, दोनों तरफ थीटा मिलता, तो डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाता, एरिया इंटू सिग्मा। एरिया क्या हो जाएगा, हो गया इसका, तो एरिया हो जाएगा 2r थीटा डी थीटा इंटू सिग्मा। आप देखें 2r कहाँ से लिया, इसका रेडियस है 2r ना, ठीक है। आर्क की लंबाई क्या होती है, आर्क अपॉन रेडियस इज एंगल, आर्क अपॉन रेडियस इज एंगल। तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। एंगल कितना है इसका, एंगल है 2 थीटा, है ना, एंगल है आपका 2 थीटा, है ना। आप देखें यहां पे एंगल इसका क्या बन रहा है, एंगल इसका बनेगा 2 थीटा इंटू आर और डी थीटा इंटू सिग्मा। ये हमारा हो गया उसका एरिया। अब हम लोग यहाँ पे, मैं नीचे वाला मिटा देता हूँ, अब हम लोग यहाँ पे इसका dv का वैल्यू निकालते हैं, है ना। यहाँ पे अब हम लोग dv का वैल्यू निकालते हैं, एक छोटा सा पोटेंशियल इसके वजह से निकालते हैं dv। तो dv इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, dv का वैल्यू यहाँ पे अगर हम निकालें तो dv का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर है dv का वैल्यू होता है kq अपॉन r। तो k वो तो कांस्टेंट होता है ना, k जो है हमारा वो कांस्टेंट होता है। एक मिनट होल्ड करें,
यहाँ पे अगर हम dv का वैल्यू निकालते हैं तो dv इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, तो q के जगह पर हम dq पुट करेंगे तो 2r थीटा डी थीटा इंटू सिग्मा अपॉन r, ये हो जाएगा हमारा dv का वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा dv का वैल्यू। अगर आप देखें तो ऊपर से r और नीचे से r ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, अब हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ बच रहा है वो है k सिग्मा थीटा। यहाँ पे अगर हम लिखें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2k सिग्मा थीटा डी थीटा, है ना, 2k सिग्मा थीटा डी थीटा। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, सॉरी डी थीटा थोड़ी डी आर ना, ये विथ चाहिए डी आर, तो यहाँ पे भी हमें डी आर लिखना पड़ेगा। तो डी आर जो है यहाँ पे थीटा भी वेरिएबल है और डी आर भी वेरिएबल है, तो कुछ और तरीका लगा के हमको इनके बीच में आपस में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको इस एलिमेंट को यहाँ पे दिखाऊं, आप देखें ध्यान से, तो ये वाला आपका आर है और ये वाला भी आपका आर है। ठीक है, और एंगल जो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं, याद होगा आपको कि ये 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि यहाँ पे ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे ये एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ये तो कैपिटल आर वाला है ना, ये 2r है और ये हमारा स्मॉल r है, और यहाँ पे एंगल थीटा है और वहाँ वो 90 डिग्री बन रहा है। अब हम लोग इसके बीच में कुछ रिलेशन बता सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बोलें कि ये 2r cos थीटा, वही तो r के बराबर है ना, 2r cos थीटा इज इक्वल टू r, यही तो होगा। देखें आप उस ट्राइंगल में 2r cos थीटा इज इक्वल टू r के बराबर है। अब यहाँ से अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 2r sin थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी आर, इज इक्वल टू डी आर माइनस साइन के साथ, क्योंकि कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है। तो हमारे पास आंसर आ गया -2r sin थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी आर। अब हम लोग क्या करेंगे, उस डी आर में वैल्यू जो आ रहा है वहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास dv का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा भाई साहब। तो हमारा आंसर है कि हम लोगों को dr के जगह पर ये पुट करना है, तो ये 2 और ये 2 मिलके 4 हो जाएगा, -4k सिग्मा, एक तो है -4k सिग्मा, dr गायब है और क्या बच रहा है हमारे पास, r बच रहा है। r के अलावा और कुछ जो बच रहा है वो तो थीटा और साइन थीटा है, तो हमने साइन थीटा डी थीटा को एक तरफ कर लिया, मतलब ये इंटीग्रेशन होगा, और बाकी ये तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। आप देख लें एक बार, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। हमको यहाँ लिखना है थीटा साइन थीटा डी थीटा। अगर हम यहाँ पे लिमिट की बात करें तो पहला एलिमेंट हमें कहाँ पे मिलेगा, तो पहला एलिमेंट हमें मिलेगा जब ये यहाँ आ जाएगा। पहला एलिमेंट मिलेगा कब, जब ये π/2 होगा, और जब सबसे दूर होगा तब ये आखिरी एलिमेंट मिलेगा। तो पहला तो π/2 पे मिलेगा और आखिरी कहाँ पे मिलेगा, 0 पे मिलेगा। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो सिंपली आपको इसका एक अच्छा सा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप यहाँ तक लिखें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये 2 प्रॉब्लम मुझे बताना था, मैंने बता दिया। अच्छा प्रॉब्लम है, आप एक अच्छे प्रॉब्लम में काउंट हो सकता है, एडवांस टाइप के एग्जाम में पूछा जा सकता है। IIT का एडवांस का जो कुछ पेपर होगा उस तरह ये में पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का हेडिंग आपको बनाना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, है ना। मेन कहानी तो हमारा यही है, हमें अभी क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हेडिंग बनाइए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो हम वो चीज़ें यूज़ करेंगे जो पहले से हम पढ़ चुके हैं।
क्या हम पढ़ चुके हैं, याद होगा आपको कि हम लोग लिखा करते थे सिंस u फाइनल, क्या इक्वेशन हमारे पास होता था, u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू, u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f, इंटीग्रेशन क्या हम लिखते थे, f डॉट डी आर, हम यहाँ पे क्या लिखते थे, इंटीग्रेशन f डॉट डी आर। ये है आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू f डॉट डी आर, इंटीग्रेशन f डॉट डी आर। ऑल्सो हम लोगों को पता है कि ये f किसके बराबर होता है, तो इस f का भी वैल्यू हम लोगों ने लिखा था ये पार्शियल के फॉर्म में, याद है क्या आपको, हम लोग इसको लिखते थे डो u बाई डो x आई कैप माइनस डो u बाई डो y जे कैप माइनस डो u बाई डो z के कैप। ये हमारा हम लोग किसका वैल्यू लिखते थे, f का वैल्यू लिखते थे, याद आ रहा है आपको। अगर हम लोग इसमें पार्टिकुलरली इस वाले इक्वेशन में, जो ऊपर वाला इक्वेशन आपको दिख रहा है, उस इक्वेशन में अगर हम लोग लिख दें कि पोटेंशियल को अगर हम q से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ये वाला पहला वाला जो हमारे पास इक्वेशन है ये वाला, इसमें अगर हम लोग ऐसे लिख दें कि फ्रॉम 1, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल होता है चार्ज मल्टीप्लाइड, पोटेंशियल एनर्जी होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ q इंटू वी इनिशियल माइनस q इंटू वी फाइनल इज इक्वल टू q इंटू वी फाइनल इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं भाई साहब, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ क्या करें, यहाँ पे फोर्स के जगह पर लिख देते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, q इंटू ई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया q इंटू ई इंटू डी आर, है ना, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग हर जगह से q q q कैंसिल कर लें, ये कैंसिल कर लें, तो हमारे लिए एक फॉर्मूला, बढ़िया सा फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, v फाइन इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रल e डॉट डी आर। ये हमारा रिलेशन जो है वो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हमें याद रखना चाहिए, हमें इसको याद रखना चाहिए, ठीक है। इसको आप लिखें, फिर हम आगे आपको बताते हैं, ठीक। आइए, इसके बाद अगर हम लोग इस वाले फॉर्मूला को यूज़ करें, जो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला दिया गया है, इसको अगर हम लोग यूज़ करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास ये जो फोर्स है, इसको अगर हम लोग चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दे तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने फोर्स को लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस ऑफ डो यू, तो u के जगह पर हम लोग क्या कर लेते हैं, q इंटू वी लिख लेते हैं, q इंटू वी इनिशियल अपॉन डो x, और इसको i कैप लिख देते हैं, माइनस डो q वी फाइनल अपॉन डो y जे कैप माइनस डो q वी फाइनल, सॉरी इसको v लिखते हैं ना, v अपॉन डो z के कैप। तो हमारे लिए ये वाला एक फॉर्मूला q इंटू ई वाला एक फॉर्मूला हमारे सामने मिला। अगर हम लोग सब जगह से यहाँ से q q q को कैंसिल कर दें, ये देखें आप, q को कैंसिल करने पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है माइनस ऑफ डो v बाई डो x आई कैप माइनस डो v बाई डो y जे कैप माइनस डो v बाई डो z के कैप। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसमें हमें अगर पार्शियली डिफरेंशिएशन करना पड़ा तो हम लोग इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे। ये दोनों ही बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे प्रॉब्लम में इस तरह का इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। आप एक बार लिखें, फिर हम इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको और थोड़ा बेहतर समझ में आएगा कि क्वेश्चन रहेगा तो
कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लें। आइए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया गया, वैसे ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम हम वर्क पावर एनर्जी में भी कर चुके हैं, तो हमें मालूम है कि इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम हम करते हैं। हमें दिया गया है, क्वेश्चन है कि इफ़ E इज इक्वल टू, मतलब E वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात हो रही है, E वेक्टर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप, ठीक है, प्लस 2x क्यूब वाई प्लस 2x क्यूब वाई जे कैप, है ना। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। साथ में हमें ये दिया गया है ऑल्सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 1,1 गिवन है 10 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A 1,1 is 10 volt. Then find the potential, then find electric potential at B, जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता है, B का कोऑर्डिनेट है 2,3। हमें 2,3 का पोटेंशियल बताना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन में अगर हम लोग लिखें तो हम लोगों ने पढ़ा था इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू E डॉट डी आर। तो इनिशियल तो हमारा 10 है ना, तो 10 माइनस अगर हम इसको V भी बोल देते हैं, नहीं पता है, इसको निकालना है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल E डॉट डी आर। तो इंटीग्रल E डॉट डी आर करेंगे तो यहाँ पे हमें पता है कि ये किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देखें तो एक को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेट करके देखें इसको, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये एक्स क्यूब वाई स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डायरेक्टली पुट कर देते हैं, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डायरेक्टली पुट कर लेते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1,1 से लेके 2,3 तक जा रहा है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम अपर लिमिट पुट करते हैं तो 2 अगर पुट करते हैं x जगह पे 8 और ये 9 है ना, तो 72 माइनस अगर हम इसको पुट करते हैं तो 1 इंटू 1 ही होगा। फाइनली हमारे पास ये आएगा 71। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 71। तो अगर हम VB का वैल्यू बताना चाहते हैं तो VB इज इक्वल टू 10 माइनस 71 इज इक्वल टू माइनस 61 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, आपको बस याद रखना है कि पार्शियल हम लोग करते थे, कई बार मैं बता चुका हूं कि पार्शियल आपको पहचानने आना चाहिए। पार्शियल हम कैसे पहचानते हैं, हमने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया होगा तो कहीं ना कहीं एक को कांस्टेंट माना होगा और दूसरे को डिफरेंशिएट किया होगा। तो अगर आप देखें तो ये एक्स क्यूब रहा होगा तभी तो इसका 3 बाहर आ गया और एक पावर कम हो गया, और वाई ज्यों का त्यों है, इसीलिए हमने इसको समझ लिया कि एक्स क्यूब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे भी वही हुआ है, एक्स क्यूब को ज्यों का त्यों रखा गया है और वाई स्क्वायर का 2 बाहर आ गया और वाई का एक पावर कम हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस चीज़ का पार्शियल डिफरेंशिएशन है। यहाँ तक आप लिखें। चलिए एक प्रॉब्लम और इस पे करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसको आप लिख लें। हमें क्या बोला गया है कि राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट, है ना। हमें तो पहले ये पता है कि हमने अभी क्या निकाल लिया भाई साहब, अगर सिर्फ एक डायमेंशन की बात की जाए तो E वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्टली हम बोल सकते हैं माइनस डो V बाई डो एक्स होता है। अगर खाली x में बात करें, इन x डायरेक्शन या इन वन डायरेक्शन की बात करें, तो ये भी हमारा फॉर्मूला याद रखने लायक है कि अगर सिर्फ एक डायरेक्शन की बात हो रही है तो आई कैप
लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ एक के लिए लिख लिया। तो हमें याद होना चाहिए कि अगर एक का होगा तो इस तरह से लिखा जा सकता है। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन मिला हुआ है, देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इफ इलेक्ट्रिक फोर्स एट ए पॉइंट इज जीरो, सॉरी इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखें आप कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a point, if electric field at a point is zero, then इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जिसको आप V से रिप्रेजेंट करते हैं, वो जीरो होगा, ऐसा दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है, हमने इसको क्या बोला, स्टेटमेंट 1 लिख लें आप इसको। स्टेटमेंट 1 है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज जीरो देन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा है स्टेटमेंट नंबर 2 कि इफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो एट ए पॉइंट जीरो, देन ये लिखना है पॉइंट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, है ना। ये दोनों स्टेटमेंट आप देखें। अब नीचे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन 1 या ऑप्शन ए लिखते हैं, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पहला ऑप्शन है हमारे सामने। दूसरा है कि फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज फॉल्स, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज फॉल्स, और दूसरा हमारा गलत है, पहला सही दूसरा गलत। तीसरा ऑप्शन है कि पहला गलत है, फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज करेक्ट, और दूसरा हमारा सही है। या चौथा ऑप्शन है कि बोथ आर फॉल्स, दोनों के दोनों गलत हैं, बोथ आर फॉल्स। पहले आप इस क्वेश्चन को लिखें, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप पहले इस क्वेश्चन को लिख लें, फिर हम इसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके लिखें। आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। हमारे सामने ऑप्शन है, आप लिख लेंगे कॉपी पे, तभी ये समझ में आएगा। चलिए आइए देखते हैं। दो हमारे सामने दिए गए हैं, हम चेक कर रहे हैं कि ये सही है गलत है क्या है, वो सब चीज़ें हम यहाँ चेक करने वाले हैं। आइए देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं, एक प्रॉब्लम देखते हैं कि एक स्क्वायर है ना, और इस स्क्वायर के एक स्क्वायर है हमारे पास जिसका साइड लेंथ l मान लेते हैं, l। अब इस स्क्वायर के चारों वर्टिसेस पे Q और यहाँ भी Q चार्ज रख दिया जाए, तो अगर आपको इस तरह का सिचुएशन दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर आप बता सकते हो, पढ़े हुए हैं हम पहले भी, है ना, क्योंकि इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, इसके वजह से इस तरफ होगा, इसके वजह से इस तरफ होगा, और इसके वजह से इस तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे क्या हो गया, इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी जीरो हो जाएगा। देखें आप, इसका पोटेंशियल अलग, इसका पोटेंशियल अलग, सब अलग होगा, बट
पोटेंशियल एनर्जी, ये सॉरी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नॉट इक्वल टू 0। देखें आप, एक शर्त हमने यहाँ पे रख दिया। तो ऐसा तो नहीं होता है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, ये बात गलत है। तो जहाँ भी ये लिखा हुआ है उसको हम लोग गलत मान लेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस तरह का एक प्रॉब्लम लेते हैं, एक और स्क्वायर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। साइड लेंथ अभी भी हम लोगों ने L माना हुआ है, L L L और ये L। यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे -Q चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे -Q चार्ज रखा हुआ है। तो अगर हम इसके संदर्भ में बोलें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके वजह से जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आएगा वो निगेटिव साइन के साथ आएगा। आप देखें -Q के वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो आप लिखोगे वो माइनस साइन के साथ लिखोगे ना, और इसके वजह से प्लस के साथ, तो दोनों प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ प्लस के साथ यहाँ माइनस के साथ, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि देन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट सेंटर V इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और इसके वजह से भी इधर ही होगा, इसके वजह से इधर होगा और उसके वजह से भी इधर ही होगा, यानी नेट इधर कहीं आएगा। तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो रहा है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमारे सामने ये दो कंडीशन दिए हुए थे कि जिस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है उस केस में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी 0 होता है। वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमने ये साबित किया। उसके बाद हमने ये साबित किया कि अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहीं 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ 0 होगा, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी सही है। आप डिस्क्रिप्शन में ये लिख लें और डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। इसको लिखें आप,